जय हिंद मेरे किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस समय रबी फसलों जैसे गेहूं, चना, सरसों में जो टेम्परेचर जो 30 से 35 डिग्री से ऊपर जा रहा है उसका क्या नेगेटिव या ऋणात्मक प्रभाव हमारी फसल पर पड़ेगा। बहुत से हमारे किसान भाई जो हैं वो कहते हैं कि बाली बहुत अच्छी बनी है, लेकिन बाली के अंदर जो दाना है वो पतला रह जाता है, सिकुड़ जाता है और उत्पादन लगभग 5 से 10 कुंटल हमारा कम हो जाता है। चलिए आज हम जानेंगे क्या क्या इसका कारण है और इससे बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। हमारे साथ हैं चंद्र प्रताप, जो आज हमसे इसी समस्याओं के बारे में पूछेंगे और मैं उनका आपको सुझाव या जवाब दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सर नमस्ते। नमस्कार सर, जो तापमान हमारा इतना वृद्धि कर रहा है जिसके कारण रबी की फसल पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? रबी की फसल पर टेम्परेचर का प्रभाव इस समय, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि इस समय गेहूं में जो है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज चल रही है, यानी दाना जो है वो भर रहा है। 30 से 35 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता है, तापमान 30 से 35 डिग्री से ऊपर जाएगा तो जो दाना होगा वो सिकुड़ जाएगा। अच्छा। और उसमें क्या होगा कि उत्पादन जो है 5 से 10 कुंटल तक कम हो जाएगा। तो इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है हमें। सर, इसके बचाव के क्या तरीके हैं? तो मैं अपने किसान भाइयों को कुछ उपाय बताने वाला हूं। पहला उपाय ये है कि हमें चाहिए कि इस स्टेज पर, इस अवस्था पर अपने खेत में हल्की सिंचाई करें, ताकि जो नमी है वो बनी रहे और जो तापमान है उसका असर जो है वो कम देखने को मिल सकता है। तो पहला तो हमारा होगा कि हमें हल्की सिंचाई करनी चाहिए ताकि नमी बनी रहे। दूसरा उपाय ये है कि हमें पोटेशियम नाइट्रेट या MOP, जैसे म्यूरेट ऑफ पोटाश बोलते हैं, उसका स्प्रे करें 1% का, यानी 10 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से। पोटेशियम, जैसे मेरे स्टूडेंट भी जानते होंगे कि पोटेशियम का कार्य होता है सूखे से प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, यानी सूखे से बचाव के लिए पोटेशियम बहुत कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि ये पौधों के जो रंध्र होते हैं पत्तियों के नीचे, स्टोमेटा जिसे बोलते हैं, जहां से बाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधे से जल की हानि होती है। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो पौधे से जो जल की हानि होती है बाष्प के रूप में उसको बाष्पोत्सर्जन बोला जाता है, ट्रांसपायरेशन बोला जाता है, जो स्टोमेटा पत्तियों के नीचे जो छिद्र होते हैं उनसे होता है। अब पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम पौधे की जो स्टोमेटा की कोशिकाएं होती हैं उनको बंद करने का काम करता है, यानी जो जल हवा में जा रहा है वो कम से कम मात्रा में जाएगा। तो हमें चाहिए कि पोटेशियम नाइट्रेट या फिर MOP का छिड़काव हम करें। एक उपाय तो ये हो गया। अब तीसरा हम क्या कर सकते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट में हम जानते हैं कि बोरान और जिंक, इन दोनों की हल्की मात्रा, ज्यादा नहीं हल्की मात्रा का यूज करें। और ये क्या करेंगे, आपकी फसल का जो दाने की क्वालिटी है उसको अच्छा करेंगे। दूसरा, फसल जो पक रही है उसमें मदद करेंगे। क्या होता है मल्चिंग, फसल अवशेष। जैसे हमारे किसान भाइयों को पता होगा कि जब हम गेहूं की बुआई करते हैं तो जो पिछली फसल होती है, यानी धान, मान लीजिए धान थी पहले फसल, तो हमने जब गेहूं की बुआई करी तो अब जो सीड ड्रिल आ रही है उसका कार्य क्या है, उसका कार्य ये होता है कि जो फसल अवशेष है उसी में ही चलकर बुआई कर देती है। आपको ज्यादा टिलेज या जुताई उताई की आवश्यकता नहीं है। तो जहां तक संभव हो सके उसमें फसल अवशेष या मल्चिंग होनी चाहिए गेहूं के खेत में। इससे क्या होगा कि आपकी जो हानि है मिट्टी से जल के रूप में वो कम से कम होगी और उसका अच्छा असर पड़ेगा फसल में, टेम्परेचर कम रहेगा उससे। केओलिन 3% का छिड़काव करें। केओलिन क्या करता है, एंटी ट्रांसपेरेंट केमिकल है। केओलिन का कार्य क्या है कि जब आप इसका स्प्रे करेंगे पौधे के ऊपर, अपनी फसल पर, तो ये पत्तियों के ऊपर एक लेयर बना लेता है। जब पत्तियों के ऊपर एक लेयर बन जाएगी तो पत्तियों से जो जल की हानि हो रही है, ट्रांसपायरेशन या बाष्पोत्सर्जन हो रहा है, वो कम से कम होगा। तो इन कुछ 5, 6 या 7 उपायों को अपनाकर आप अपनी फसल को, जो हीट बढ़ रही है इस समय फरवरी मार्च के महीने में, आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। सर, बहुत से किसान भाई ये परेशान रहते हैं कि सर वो बाली नहीं करते समय उसके पश्चात कितना वो सिंचाई करनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बहुत से हमारे किसान भाई कहते हैं कि बाली निकलते समय क्या सिंचाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए। हाँ। देखिए, गेहूं में जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि गेहूं में दाना बनते समय और दाने को सूखते समय सिंचाई की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो इस समय गेहूं में आप क्या करें, हल्की सिंचाई करें। जब आपका दाना बन रहा है तब आप एक हल्की सिंचाई करें, और एक जब दाना सूख रहा है, यानी दाना बन चुका है, अब वो फसल सूखने के, मैच्योर होने की तरफ जा रही है, तब आप एक हल्की सिंचाई करें। आवश्यकता है तब, अगर नमी आपकी भूमि में नहीं है तो ये बहुत जरूरी है।
तो इसका मतलब है सर ये कि किसान भाई के दाना बनना है तो इस समय कर दें और दाना सूखते समय कर दें। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि इस समय तो करें आप हल्की सिंचाई, और जब दाना पक चुका हो तो एक सिंचाई कर दें अगर आवश्यकता हो तब। देखिए इस यहाँ पर एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि दाना अगर पक चुका है और आपकी भूमि में उसकी आवश्यकता नहीं है, तब आप वहां पर सिंचाई ना करें। हो सकता है कि उस समय मौसम थोड़ा खराब हो और तेज हवाएं या आंधियां भी आती हैं अप्रैल वगैरह में, तो मेरे हिसाब से उस चीज को, मौसम को ध्यान में रखकर सिंचाई की अगर आवश्यकता हो तब करें, वरना ना करें। अच्छा सर, जो आपने हमको बताया है सभी किसान भाइयों से हम अनुरोध करते हैं कि सर की बात माने और इसको अपनाने की कृपा करें। जरूर। और मेरे प्यारे स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, वो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आएगा कि एंटी ट्रांसपायरेंट के रूप में जो केओलिन केमिकल है 3% का, उसका यूज करते हैं हम बाष्पोत्सर्जन या जल की हानि को रोकने के लिए। यानी कि अगर जहाँ पर मौसम खराब है, यानी ज्यादा हीट पड़ रही है और टेम्परेचर ज्यादा है, तो वहाँ पे आप केओलिन का यूज करें। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई सारे एग्जाम में। इसी तरीके से आपको वो पोटेशियम नाइट्रेट या MOP का पूछ सकता है कि इसका प्रयोग कहाँ पर करें। तो इन चीज़ों को मेरे स्टूडेंट ध्यान रखें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टर एग्रीकल्चर को लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद। जय